हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति एससी उपवर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? Which state became the first in India to implement the scheduled caste SC sub-categorization on April 14, 2025? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या बिहार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। इसका मतलब है कि जो एससी केस्ट है, जो मतलब शेड्यूल केस्ट है, उनको सब कैटेगराइज कर दिया गया है। मतलब उनको छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि जो ये शेड्यूल केस्ट है, इसमें कुछ कैटेगरीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाते थे, बेनिफिट इन एजुकेशन, बेनिफिट इन रिजर्वेशन, लेकिन कुछ कैटेगरीज को उनसे फायदा नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने जब डिमांड की कि हमें इनसे बहुत मतलब ये हमारे साथ फेयर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से इसे सब कैटेगराइज कर दिया गया है। मतलब इन्हें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, इस प्रकार से इन्हें सब कैटेगराइज कर दिया गया है, ताकि जब कभी भी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, या चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो उन्हें वो कैटेगरी वाइज दिए जाएंगे ताकि किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तेलंगाना इंप्लीमेंटेड द एससी सब कैटेगराइजेशन थ्रू द तेलंगाना शेड्यूल केस्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। तेलंगाना ने तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के माध्यम से एससी उपवर्गीकरण लागू किया। The act was passed by the तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली। यह अधिनियम तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित किया गया। The implementation is expected to impact reservation policies in education and employment। इसके कार्यान्वयन से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण नीतियों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कैटेगरी में आता है और ये रिलेटेड है रिजर्वेशन सिस्टम से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, जो कि आर्टिकल 15 एंड 16 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 2025 में भारत के लिए अनुमानित मानसून वर्षा कितनी है? What is the forecasted monsoon rainfall for India in 2025 according to the Ministry of Earth Sciences? 95% of the long-term average, 100% of the long-term average, 105% of the long-term average या D 110% of the long-term average? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 105% of the long-term average। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना मतलब फोरकास्ट किया जाता है कि मानसून के दौरान रेनफॉल कितना होगा। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जब हमें पता है कि इतनी रेनफॉल हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स हैं वो प्लान कर सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार से सोइंग करनी है, किस प्रकार से उन्हें हार्वेस्टिंग करनी है। गवर्नमेंट प्लान कर सकती है कि वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। अगर बारिश ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है, उसकी वजह से अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उस डिजास्टर के लिए हम किस प्रकार से प्रिपेयर्ड हैं। तो इन सभी चीजों के लिए प्लानिंग करने के लिए ये फोरकास्ट किया जाता है मानसून के लिए, रेनफॉल के लिए। फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब जो फोरकास्ट है इसका जो ये किस पर बेस्ड है? इसका जो डाटा बेस्ड है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। द मानसून सीजन इज क्रूशियल फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी। ये जो मानसून सीजन है ये भारत की कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए मानसून का मौसम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फोरकास्ट इंडिकेट्स above average monsoon rains expect to boost agriculture output and stabilize food prices। मतलब अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पूर्वानुमान में औसत से अधिक मानसूनी बारिश का संकेत दिया गया है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्य कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। द फेवरेबल आउटलुक एक्सक्लूड्स सर्टेन एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया। अनुकूल परिदृश्य में उत्तर पश्चिम, मतलब जो फेवरेबल आउटलुक है कि भाई संभावना से अधिक बारिश आ सकती है, फिर बारिश इस बार अच्छी होगी, लेकिन इसमें भी कुछ रीजन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लाइक नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथर्न पेनिनसुलर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कैटेगरी में आता है एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी में। इसकी जो ये रिलेटेड है इंडियन मानसून के साथ, एग्रीकल्चर के साथ और इन्फ्लेशन के साथ। एग्जाम्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, जीएस1 एंड 3rd, एसएससी एंड रेलवेज, जो कि ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग में इन्फ्लेशन के लिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है जीडीपी पर, फूड प्राइसेस पर। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा भारतीय राज्य 30 अप्रैल 2025 को दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर के उद्घाटन की मेजबानी करने वाला है? Which Indian state is set to host the inauguration of the Jagannath Dhaam Temple in Digha on April 30, 2025? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज सेट टू होस्ट द इनॉग्रेशन ऑफ जगन्नाथ धाम टेम्पल इन दीघा ऑन April 30।
वेस्ट बंगाल विल होस्ट द इनॉग्रेशन। जो वेस्ट बंगाल है वो इस इनॉग्रेशन को होस्ट करने वाला है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12,000 से 14,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल इनॉग्रेट द टेम्पल। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो उस टेम्पल का उद्घाटन करेंगी। द इवेंट इज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड कल्चरल ओकेजन। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक एंड सांस्कृतिक अवसर है। This inauguration is expected to attract VIP guests. इस inauguration में expect किया जा रहा है कि ये VIP guest को attract करेगा, including political leaders and celebrities. This temple is located in दीघा। अभी ये जो temple है ये दीघा में located है, a coastal town in West Bengal. The event aims to boost tourism. इस event का जो aim है वो है tourism को boost करना, cultural heritage and religion, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। कि अभी जो question है important क्यों है, कैटेगरी में आता है culture and tourism की में। ये रिलेटेड है रिलीजियस टूरिज्म से, स्टेट इनिशिएटिव से। हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्वच्छता के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच इंडियन सिटी रिसेंटली टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग्स फॉर क्लीनलीनेस? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई या मैसूरू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंदौर। इंदौर retained its position as India's cleanest city for the 7th consecutive time. इंदौर ने लगातार 7वीं बार भारत के सबसे अच्छे स्वच्छ शहर का अपना स्थान बरकरार रखा। स्वच्छ सर्वेक्षण इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सूरत और नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मतलब इंदौर अगर नंबर 1 रहा तो सूरत एंड नवी मुंबई सेकंड एंड थर्ड रहे। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भूभारती पोर्टल लॉन्च किया? विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द भूभारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन अप्रैल 2025? झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। तेलंगाना इंट्रोड्यूस्ड द भूभारती पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तेलंगाना ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए भूभारती पोर्टल की शुरुआत की। द पोर्टल एम्स टू डिजिटाइज एंड इंटीग्रेट लैंड रिकॉर्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी। इस जो पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल का उद्देश्य है पारदर्शिता के लिए भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाना और एकीकृत करना। The portal supports the real-time updates and verification of land records. यह पोर्टल भूमि अभिलेखों के वास्तविक समय अद्यतन और सत्यापन का समर्थन करता है।